नमस्कार। गत वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के द्वारा उसे समझने का प्रयास किया। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी आवश्यकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के जगत में आवश्यकता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को इसलिए आवश्यक माना जाता है ताकि वह निम्न बिंदुओं के द्वारा उसका विश्लेषण कर सके। ये बिंदु हमने केली के अनुसार लिए हैं। केली ने शिक्षा मनोविज्ञान को आवश्यक क्यों माना है ये बताया है। सर्वप्रथम, बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु एक शिक्षक बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अतः उन बालकों के स्वभाव को जानना, उनकी जानकारी होना उसके लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की इस आवश्यकता को पूर्ण करता है। दूसरा है बालक के वृद्धि एवं विकास को जानने हेतु, यानी बालक के वृद्धि एवं विकास का उसके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो सहायक बनते हैं बालक की शिक्षा को आगे बढ़ाने में या उसके अधिगम को ग्रहण करने में, इस चीज को जानने हेतु भी शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की सहायता करता है या एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक बन पड़ता है। इसकी अगली आवश्यकता है कि बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए बालक अपने आसपास के वातावरण, क्योंकि उसके विकास में जहां वंशानुक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहां वातावरण भी उतना ही आवश्यक होता है। अतः बालक अपने आसपास के वातावरण, चाहे वो समाज से संबंधित वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, चाहे विद्यालय संबंधी उसका वातावरण हो, इस वातावरण के साथ अपने वृद्धि और विकास के दौरान वो कैसे सामंजस्य स्थापित करें, अपनी रुचियों, अभिरुचियों, अपनी इच्छाओं के आधार पर वो वातावरण के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित करें, इस चीज को समझाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी या अध्यापकों की सहायता करता है। इसलिए भी वो आवश्यक बन पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों एवं प्रयोजनों से परिचित करना। शिक्षा का स्वरूप क्या है, उसको विद्यालय में लागू करने या एक मानव के विकास में उसकी क्या आवश्यकता है, इन उद्देश्यों से संबंधित उसके क्या मोटिव है, क्या प्रयोजन है, इनको जानने में भी शिक्षा मनोविज्ञान ही हमारी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हमें कोई ये चीज नहीं समझा सकता या शिक्षा या कोई भी ऐसा क्षेत्र हमें ये नहीं बता सकता कि शिक्षा एक व्यक्ति विशेष के लिए क्यों आवश्यक है। इसको बताने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगली आवश्यकता सीखने एवं सिखाने के सिद्धांतों एवं विधियों से अवगत कराना। हमने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में भी ये जाना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम कर्ता और अधिगम प्रदान करता दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण इसलिए बन पड़ती है क्योंकि इसके अंतर्गत सीखने या अधिगम के सिद्धांतों एवं विधियों का, विभिन्न संप्रत्यों को, प्रकरणों को सिखाने के लिए कौन कौन सी भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करें जिससे वो बालक की रुचियों को विकसित कर सके, इनके विषय में जानकारी दी जाती है। अतः इनकी जानकारी भी एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का मापन करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक या बालक के छात्र की योग्यताओं को मापने के लिए कौन कौन सी विधियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि छात्र की योग्यताओं को, उपलब्धियों को हम खाली लिखित परीक्षाओं के द्वारा ही माप नहीं सकते हैं। अन्य तरीके भी होते हैं जो उसके व्यवहार और उसके गुणों को मापने के लिए जरूरी होते हैं। उन सब के लिए जो विधियां बनाई गई हैं वो उनकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है और उनके द्वारा ही, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के द्वारा ही हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, उनसे अवगत हो सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो केली के अनुसार बताई गई हैं, जो हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को बताती है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए इनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको देखने के पश्चात हम इसके क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं और वो उद्देश्य कितने प्रभावित होते हैं, कितने प्रभावी होते हैं, उनके आधार पर ही उनकी प्रभावशीलता या उस विषय वस्तु की प्रभावशीलता पता चलती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के
जो उद्देश्य हैं वो संकीर्ण न होकर बहुत ही विस्तृत होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के विकास एवं निरंतर वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। निरंतर वृद्धि और विकास, व्यक्तित्व का विकास किसका? बालकों का। तो उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका उद्देश्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि इसके उद्देश्य विस्तृत होते हैं, तो ये प्रमुख रूप से 2 रूपों में हम इसे देख सकते हैं। जो प्रमुख उद्देश्य जो इसका होता है वो है छात्रों को समृद्ध करना ज्ञान के प्रति, तथा अध्यापकों के शिक्षण में सुधार करना। ये प्रमुख उद्देश्य इसका होता है, यानी छात्रों को भी समृद्ध करना उनकी विशेषताओं को बताकर, और अध्यापक भी छात्रों की विशेषताओं को जानकर, उनके वृद्धि और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को जानकर अपनी शिक्षण क्रिया में सुधार कर सकता है। तो इस रूप में भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो इसके उद्देश्य हैं वो हैं, पहला है विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं, रुचियों आदि का ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यताओं को, यानी उनमें क्या क्या योग्यताएं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पूरी क्लास में निहित होती है, तो उस व्यक्तिगत भिन्नता को जानते हुए प्रत्येक बालक की योग्यताओं, उसकी क्या क्षमताएं हैं, कैपेसिटी क्या है उसका इंटरेस्ट क्या है, इनकी जानकारी एक शिक्षक प्राप्त कर सके। ये एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। जो दूसरा उद्देश्य है, विद्यार्थियों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। ना केवल उनकी योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना, बल्कि उनका ज्ञान प्राप्त करके उन्हें विकास की ओर अग्रसर कैसे किया जाएगा, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है। जो इसका तीसरा उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की योजना में सहायता प्रदान करना। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्लास में खाली विद्यार्थी को विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ा देना मात्र, या सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके उन्हें एक प्रभावी शिक्षण करवा देना मात्र ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समय समय पर बालकों की समस्याओं को जानकर उनमें शैक्षिक निर्देश देते रहना, तथा आगे जाके फ्यूचर में किस तरह से वो अपने आप को अपनी इस शिक्षा के द्वारा प्रोफेशनल क्वालिफाइड बना सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, इसके निर्देशन की जानकारी भी शिक्षा मनोविज्ञान देता है, या हम ये कहें कि उसमें वो हेल्प करता है। जो इसका अगला उद्देश्य है वो है शिक्षण सिद्धांतों, विधियों, अधिगम सामग्री का अध्ययन एवं उनमें सुधार करना। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जहां खाली व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने में, उसके विकास एवं वृद्धि की विशेषताओं को जानने की जानकारी देता है, वहीं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़ी उसकी विभिन्न गतिविधियों को, डेवलपमेंट को बताने में या उसके शोध कार्य करने का कार्य करता है। तो वो समय समय पर शिक्षण में ऐसे कौन से सिद्धांतों को हम निरूपित करें या विधियों का हम निर्माण करें, अधिगम सामग्री को हम तैयार करें, जिससे कि अधिगम को और अधिक प्रभावी बना सके, सरल बना सके, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। तो समय समय पर वो शिक्षण सिद्धांतों, विधियों एवं अधिगम सामग्रियों का अध्ययन कर, उसका शोध कर और उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य बन पड़ता है। अगला इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के सामाजिकरण करने में सहायक होना। यह विद्यार्थियों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। यानी बालक सामाजिक रूप से अपने आप को कैसे स्थापित कर सके, इसके लिए भी ये प्रयासरत रहता है। और इसका जो अगला उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य, वो है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं व्यवहार परिमार्जन के मापन एवं मूल्यांकन की उचित विधि के चयन में सहायता करना या सहायक बनना। यानी ना केवल शिक्षण के लिए सिद्धांतों एवं विधियों का ही ये निरूपण करता है, बल्कि फिर उनके व्यवहार परिवर्तन जो हुए हैं, अंत में उनकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मापन एवं मूल्यांकन की भी उचित विधियों का चयन करके हम उन उपलब्धियों को जांच सके, इसमें भी वो सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाता है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्षेत्र से तात्पर्य अध्ययन की उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। जिस सीमा तक, यानी किसी विषय को हम किस सीमा तक पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके लिए विषय वस्तु एकत्रित कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हमें
किसी भी विषय के क्षेत्र से पता चलती है। शिक्षा मनोविज्ञान में भी मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास एवं अधिगम संबंधी जो सिद्धांत होते हैं, बालक की जो क्षमताएं होती हैं आदि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस रूप में हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को भी समझेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र का जो विस्तार है, मोटे मोटे रूप में अगर हम इसे देखें तो बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक रहता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अगर हम क्षेत्र को समझें तो इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? बालक जब जन्म नहीं लेता यानी गर्भावस्था की जो अवस्था होती है वहीं से शिक्षा मनोविज्ञान शुरू हो जाता है। यानी इस शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक के विकास को वहीं से समझने का प्रयास किया या उस पर अध्ययन किया जाना शुरू हो जाता है और वहां से लेकर जीवन पर्यंत तक हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक मानव या बालक के विकास और वृद्धि को समझकर उसे शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान एवं प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल एवं आसान बनाने में मददगार होती है। सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने के लिए जो भी ज्ञान की विधियां एवं प्रविधियां हम प्रयोग में लेते हैं जिस जिस क्षेत्र में, वो सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हम इसके अध्ययन क्षेत्र को निम्न रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानव की अभिवृद्धि एवं विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दैहिक, सांवेगिक, नैतिक, सामाजिक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन करता है। यानी मानव की अभिवृद्धि एवं विकास के दौरान जो दैहिक अभिवृद्धि या विकास होता है, सांवेगिक विकास एवं अभिवृद्धि होती है, नैतिक रूप में जो उसकी अभिवृद्धि एवं विकास होता है, सामाजिक व भाषागत रूप में जो उसका विकास होता है, इन सभी का अध्ययन यानी सभी अवस्थाओं का अध्ययन करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान करता है, या ये कहें कि इसका क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत है। जो दूसरा इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस। व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे संवेदना, अवधान, स्मरण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना, प्रत्यय निर्माण आदि। यानी ये जो सब चीजें हैं हमने जिनकी अभी बात की है, संवेदना है, अवधान यानी अटेंशन है, उसको याद रखने की जो शक्ति है, चिंतन करने की जो शक्ति है, परसेप्शन पावर है, प्रत्यक्ष किसी चीज को किस रूप में देखता है यानी उसका नजरिया है, वो किस तरह से इमेजिनेशन करता है, कल्पनाएं उसकी क्या है, रीजनिंग पावर उसकी कैसी है, किसी चीज का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वो किस तरह से करता है, इन सब चीजों का अध्ययन करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अधिगम एवं लर्निंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट एक संप्रत्यय होता है, वो भी इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिगम के सिद्धांत, नियम, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आदि का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, व्यवहारिक सिद्धांत कौन से हैं, तकनीकी सिद्धांत कौन कौन से हैं, सीखने को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, सीखने का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कैसे होता है। हम सारी चीजें किताबों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं से हम समय में किसी भी समय में जो दूसरे उस तरह की परिस्थितियां बनती है तो हम कैसे उसका प्रयोग कर लेते हैं समस्याओं का समाधान करने में। इन सब चीजों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका जो अगला क्षेत्र है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भेद क्यों होते हैं, इनके अनुरूप शिक्षा कैसे दी जाए, भेदों का वर्गीकरण कैसे करें, जैसे प्रतिभाशाली बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक को हम कैसे पहचानेंगे, इन सब का आधार क्या होना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने का अध्ययन भी हम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो पांचवा क्षेत्र है वो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप, क्योंकि मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो मानसिक रूप से हम कितने स्वस्थ हैं, बालक की स्वस्थता को हम जांचने के लिए जो अध्ययन कार्य किया जाता है, समझने का जो प्रयास किया जाता है, वो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें शिक्षा हेतु स्वस्थ मस्तिष्क की अनिवार्यता बहुत जरूरी होती है। मानसिक रोग
उनके कारण लक्षण कौन कौन से होते हैं, उनका परिणाम क्या है, उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तभी हम शिक्षण ढंग से कर पाएंगे, हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को समझना, उनके रोगों को जानना, पहचानना, उनका उपचार करना, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां। टीचिंग मेथड्स हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताती है। भिन्न विषयों हेतु प्रयुक्त शिक्षण विधियों के प्रभावों का अध्ययन हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पता चलता है। इसके अंतर्गत समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक अध्ययन क्षेत्र है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में समूह मन एवं सामूहिक क्रियाओं के अध्ययन, यानी बालक पर समूह का प्रभाव क्या पड़ता है और समूह पर बालक का प्रभाव क्या पड़ता है, इनकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पता चलती है। समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों और कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसका अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। अतः इसकी जानकारी भी हम यहीं से प्राप्त करते हैं और ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो अगला इसका बिंदु है वो है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक, कक्षा में सभी बालक विशिष्ट नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, या तो वो काफी इंटेलिजेंट है, मेधावी है, या फिर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, या शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, या अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं। इनको अलग से पहचानना और इनके लिए उपचार का कार्य करना, यानी इनको डायग्नोस करना और फिर इनके लिए रेमेडीज देना वो कैसे दिया जाए, कैसे किया जाए, इसका अध्ययन क्षेत्र भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक भाग बनता है। इनके व्यवहारों को नियंत्रित किस तरह से किया जाए, उससे संबंधित शिक्षण विधियों का विकास भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक अध्ययन क्षेत्र बन पड़ता है। इसके अतिरिक्त मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहार, बुद्धि, निष्पत्ति, अभिवृत्ति आदि का मापन किस तरह से किया जाए और उनका मापन करके हम उनके व्यवहार के लिए क्या भविष्यवाणी इन फ्यूचर के लिए कर सकते हैं कि बालक आगे जाके क्या कर सकता है या वो क्या अच्छा बन सकता है, ये सब जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलती है। और अंतिम हम इसके क्षेत्र के अंदर जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज हो गई है और ये इसके क्षेत्र का ही एक भाग बन पड़ता है। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में आने वाली जो भी समस्याएं हैं बालक के लिए, उनके प्रति विद्यार्थियों को निर्देशित करना, मार्गदर्शन देना, ये सब कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इसका अध्ययन क्षेत्र भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को पढ़कर आपको महसूस हुआ होगा कि ये कितना अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बन पड़ता है और इसीलिए ये हमारी शिक्षा का एक आधार है, आधारशिला है। और प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को एक विषय के अंतर्गत रखा जाना क्यों आवश्यक बन पड़ा है, ये हमें इससे पता चलता है। धन्यवाद।